प्यारे छात्रों, आइए अब हम डॉक्टर सीवी रमन के बारे में जो एक निबंध दिया गया है, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन, इस पाठ के दूसरे अंश में प्रवेश करते हैं। इसके पहले हमने जाना कि किस प्रकार डॉक्टर सीवी रमन ने भारतीय वाद्य यंत्रों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य को सुलझाया और विभिन्न शोध पत्र प्रकाशित किए। तो उसके आगे डॉक्टर धीरंजन मालवीय लिखते हैं, उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था। उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थीं। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। लेकिन यहाँ पर एक बात बताई गई है कि आशुतोष मुखर्जी, जो एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने उनको ऑफर दिया कि आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए और कोलकाता यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर बन जाइए। बात यह थी कि जिस पद पर डॉक्टर सीवी रमन थे पहले, वह एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी थी, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं, तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। उसको छोड़ करके आना कोई सामान्य इंसान के लिए सामान्य बात नहीं थी। लेकिन आगे लिखा है, रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़कर सन 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उसको छोड़ दिया उन्होंने, सरकारी नौकरी जिसमें बहुत मोटी तनख्वाह मिलती थी, उसको छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा, उसके बारे में यहाँ पर दिया है। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इसका अर्थ यह हो गया कि उनके लिए सरस्वती की साधना, इसका अर्थ यह हो गया कि उनके लिए पढ़ाई लिखाई जीवन में और आगे किस तरह से नई नई जानकारियाँ इकट्ठी की जाएं, यह बात उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जबकि उनके पास एक सरकारी नौकरी थी, मोटी तनख्वाह थी, फिर भी उन्होंने उन सब सुख सुविधाओं को छोड़कर 1917 में कोलकाता यूनिवर्सिटी में आ गए और प्रोफेसर बन गए। यहाँ आने के बाद उन्हें क्या लाभ मिला? कोलकाता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। तो ये फायदा हुआ उनको। इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद यहाँ पर एक पढ़ाई का माहौल था, शैक्षणिक माहौल था, जिसमें उन्होंने पढ़ाने का काम भी किया, खुद पढ़ने का काम भी किया और शोध कार्य भी किया। शोध कार्य मतलब अधिक से अधिक किसी विषय में जानकारी इकट्ठा करना। 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरें लेने लगा, तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसकी परिणति रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। तो कोलकाता यूनिवर्सिटी में जब थे, अध्ययन का काम करते थे, उसी दौरान 1921 में उन्हें एक बार समुद्री यात्रा में जाने का मौका मिला था। लेकिन देखिए, यह इंसान ऐसा था कि उस यात्रा में जाने पर उनके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन स्ट्राइक करता है, सवाल हिलोरे लेने लगता है। इसका मतलब है उसके दिमाग में सवाल आया कि समुद्र आखिर नीला क्यों दिखता है, कुछ और रंग क्यों नहीं दिखता। और फिर इसके पीछे छिपे रहस्य को उन्होंने एक के बाद एक खोलने का प्रयास किया और अंत में उन्होंने उसका जो उत्तर ढूंढ निकाला, और उसका उत्तर है रामन प्रभाव की वजह से समुद्र का रंग नीला दिखता है।
रमन इफेक्ट की वजह से। और रमन इफेक्ट क्या है नीचे हम जानेंगे। रामन ने अनेक ठोस रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरणें के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कोई हार्ड चीज में जब लाइट जाती है तब उसका प्रभाव कैसा होता है, कोई तरल पदार्थ में जब लाइट प्रकाश की किरणें जाती हैं तब उसका प्रभाव कैसा होता है। इसके बारे में बार बार उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। इस चीज को उन्होंने ढूंढ निकाला कि कोई एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है, मतलब एक लाइट अगर किसी तरल पदार्थ के होकर के गुजरे, तरल पदार्थ से होते हुए गुजरे तो उसके वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उसके कलर चेंज हो जाता है। वजह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए इसके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या फिर पा जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में प्रकाश के वर्ण या रंग में बदलाव आती है। तो ये आपका, तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान की बात की गई है जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स। तो उसमें जो इक्वेशंस बनाते हैं उसी का एक यहाँ पर बात कही गई है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए इसकी अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा के कुछ अंश खो देते हैं या फिर पा जाते हैं। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण में बदलाव लाती हैं। इसको आप लोग जो इक्वेशंस के माध्यम से अगर समझाया जाए तो आप लोग जानेंगे कि बस आप इतना समझें कि जब कोई एक वर्णीय प्रकाश किसी तरल से होकर गुजरे तो उसके कलर में जरूर चेंज होगा। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। बैंगनी कहने से बैंगनी, आप लोग जो वायलेट रंग को आप समझें। बैंगनी रंग के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी, लाल वर्ण का नंबर आता है। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। जिस प्रकाश की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है वह है बैंगनी, या आप लोग उड़िया में बैगनी रश्मि कहते हैं, हम लोग उसको वायलेट रंग कहते हैं। और जिसके प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है वह लाल वर्ण है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण में ऊर्जा खोता या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित होता है। तो यह बात रामन ने संसार को बताया। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने पहली बार बताया था कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान होती है। मतलब आइंस्टाइन के पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि ये जो लाइट है, प्रकाश, यह एक तरंग है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहली बार बताया था कि नहीं, ये कोई तरंग नहीं है, ये अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है ये जो लाइट है। लेकिन उनकी बात को किसी ने नहीं सुना। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और इन्हें फोटोन नाम दिया। रामन के प्रयोग ने आइंस्टाइन की धारणा को प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रभाव के रूप में व्यवहार करती है। अर्थात यह हो गया कि आइंस्टाइन ने जो बात कही थी जिसको उसके पहले किसी ने नहीं माना, तो उसके बात को अब लोग मानने लगे। क्यों? क्योंकि सीवी रमन के खोज के चलते। सीवी रमन ने बताया ना कि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में किस तरह से परिवर्तन आता है। तो उस प्रयोग को देख करके लोग अब समझ गए कि असल में प्रकाश
जो होता है अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा होती है। आगे लिखा है, रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। मतलब अणु परमाणु के अंदर का गठन, किस तरह से उसकी संरचना होता है, उसके अध्ययन के बारे में भी सहज हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यह मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना भी बहुत अधिक रहती है। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणविक संरचना का अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। एक और दूसरे तरह के स्पेक्ट्रोस्कोपी बनाया गया, उसका नाम है रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके सहारे से अब किसी पदार्थ के अणु और परमाणुओं के अंदर किस तरह का गठन हुआ है उसको समझने में आसान हो गया। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है। तो ये जो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके सहारे से हम अब किसी पदार्थ के अणु और परमाणुओं की सटीक संरचना, मतलब असल में किस तरह से गठन हुआ है, उसको हम लोग जान सकते हैं। इस जानकारी की वजह से पदार्थों के संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। तो एक चीज़ जब नया आविष्कार होता है तो उसके सहारे से और कई लाभ हमें मिलते हैं। इसी तरह से रामन इफेक्ट से कई दिशाओं में सबको लाभ मिलने लगा। रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व की चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। मतलब सबसे ऊपर पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी से लग रही। बहुत पुरस्कार, बहुत सम्मान मिले उन्हें। क्या क्या, उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि मिली। ठीक अगले साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो भारत के कोई वैज्ञानिक पहली बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैत्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि आदि। सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत के जो सर्वोच्च सम्मान होता है वह है भारत रत्न, तो उसी से भी सम्मानित किया गया था। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिकों को अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया। तो उस वक्त जब अंग्रेज इस देश में शासन कर रहे थे, उस वक्त डॉक्टर सी वी रमन को यह सम्मान मिला हुआ था। तो इन सम्मानों के मिलने से भारत के लोगों में एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जगाया और एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया, जिसमें वैज्ञानिक भावना थी। भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। अभी यहाँ पर एक और बात कही जा रही है जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।